गैंगस्टर अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आज न्यायिक आयोग के सदस्यों की मौजूदगी में प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्याकांड को रिक्रिएट किया गया। आइए हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक एसआईटी की जांच इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है वो हम आपको बता देते हैं। न्यायिक आयोग ने क्राइम सीन का जायजा लिया। एसआईटी टीम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। अतीक और अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएशन किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी हुई जो उस दिन वहां मौजूद थे। शाइस्ता और गुड्डू की तलाश में एसटीएफ जगह जगह रेड डाल रही है। जांच में यह भी पता चला कि असद के व्हाट्सएप ग्रुप में शूटर अरुण मौर्य जुड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ लवलेश के 3 दोस्तों को बांदा से पुलिस ने हिरासत में लिया है। आइए अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे एसआईटी हर पहलू से जांच कर हत्याकांड का खुलासा करने की तैयारी में है। जब माफिया अतीक को पुलिस सुरक्षा में लगी थी गोली, जब अशरफ जमीन पर मौत की नींद सो गया, जब शूटर्स ने 8 गोलियों से अतीक को कर दिया था छलनी, उस सनसनीखेज हत्याकांड का सीन रिक्रिएशन हुआ। बिल्कुल उसी अंदाज में डमी अतीक और अशरफ को पुलिस वैन से नीचे उतारा गया और चंद कदम चलने के बाद उससे मीडिया कर्मियों ने सवाल जवाब किए। तभी पत्रकारों के बीच छिपे शूटर्स डमी अतीक पर गोली तान दी और फिर जो शनिवार की रात हुआ सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। अतीक और अशरफ को 3 शूटर्स ने जिगाना पिस्टल से मौत की नींद सुला दी थी। कुछ उसी तरह एसआईटी की टीम ने सीन रिक्रिएट किया और फिर जांच में सारे एंगल को शामिल किया गया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को इसी मोतीलाल नेहरू मंडी चिकित्सालय में मेडिकल कराने के दौरान हत्या कर दी गई थी और यहीं पर बाहर यहाँ पर प्रिजन वैन रुकी थी और प्रिजन वैन रुकने के बाद यहाँ से माफिया अतीक अहमद और अशरफ को अंदर ले जाया गया था और ये वो स्थान है जहाँ पर पहुंचने पर मीडिया कर्मी अतीक अहमद और अशरफ से बातचीत करने लगे थे और उसी दौरान यहीं पर रोककर जब बातचीत की जा रही थी तो साइड से एक व्यक्ति आता है और उसने सबसे पहले अतीक अहमद को गोली मारी और उसके बाद अशरफ को। और जब पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा कि अतीक अहमद को 8 गोलियां और अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। यहीं पर अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। एसआईटी में एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र उसके अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ इसमें एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश भी हैं। तो आज यहाँ पर सीन को रिक्रिएट किया गया है। लखनऊ से एफएसएल की टीम आई थी। डायरेक्टर एफएसएल सुधीर कुमार और फॉरेंसिक इंचार्ज AK श्रीवास्तव यहाँ टीम में मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर सीन को रिक्रिएट कराया है। जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारी गई थी, 2 व्यक्तियों को अतीक अहमद और अशरफ बनाकर खड़ा किया गया था। एक व्यक्ति उनसे बातचीत कर रहा था और बातचीत के दौरान गोली मारने के सीन को रिक्रिएट कराया गया। अतीक के अंत की कहानी से लेकर शूटर्स के प्लानिंग तक की हर तस्वीर को एक-एक फ्रेम रिकॉर्ड किया गया ताकि इस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी तक आसानी से पहुंचा जा सके और उन सबूतों को भी जुटाया गया जिसे मौके पर ही छोड़कर सभी शूटर्स सरेंडर कर दिए। एसआईटी की टीम को तीनों शूटर्स की रिमांड मिलने के बाद पूछताछ जारी है और उन राजों को उगलवाने की तैयारी है जिस मकसद से देश के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूछताछ में भले ही आरोपी अपनी अपनी कहानी बुन रहे हों, लेकिन अभी तक हत्याकांड में फाइनल वजह तक पुलिस और एसआईटी की टीम नहीं पहुंच पाई है। खैर, शनिवार की वो रात जब माफिया अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया और 5 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को एक बार फिर उसी क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सीक्रेट मर्डर के राज को तलाशा गया। ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ आज एसआईटी की टीम ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया तो दूसरी तरफ उन तीनों शूटर से पूछताछ भी जारी है
जिस दौरान शूटर सनी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको दिखाते हैं वो सवाल जवाब जो सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं। का आपस में क्या कनेक्शन है? हम लोग आपस में पहले कभी नहीं मिले। किस गैंग के लिए काम करते हो? दिल्ली के जितेंद्र गोगी गिरोह के लिए। तुम लोग प्रयागराज कब और कैसे पहुंचे? 13 अप्रैल को लखनऊ से बस से प्रयागराज पहुंचे थे। हत्या के बाद सरेंडर के पीछे का मकसद क्या था? मरने नहीं आए थे, इसलिए सरेंडर किया। इससे पहले भी मर्डर की कोशिश की और कब? 14 अप्रैल को कोर्ट में ही मारने का प्लान था। पत्रकार बने तो माइक, आईडी और कार्ड कहां से मिला? गोगी गैंग ने चैनल आईडी और कैमरा दिया था। हत्या से पहले एक दूसरे शूटर से कैसे संपर्क किया? 2 नए मोबाइल खरीदे, फर्जी आईडी ना होने से सिम नहीं ले पाए। अतीक को गोली मारने के बाद नारे क्यों लगाए? डर पर काबू पाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया। हत्याकांड के लिए किसने सुपारी दी? फेमस होने के लिए। जेल में भी इज्जत बढ़ गई। गैंगस्टर अतीक अहमद मारा गया, लेकिन उसके मंसूबे अब सामने आ रहे हैं। अतीक का वो प्लान हम डिकोड करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि माफिया अतीक ने कभी न चुनाव हारने का प्लान बनाया था। अतीक अहमद सियासत में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए वो मुस्लिम टाउनशिप बसाने वाले प्लान को जमीन पर भी उतार चुका था। दरअसल माफिया अतीक प्रयागराज के करेली में पूरा मुस्लिम नगर बसाने वाला था। गरीबों वंचितों की जमीन पर इसी इरादे से उसने अवैध कब्जा जमाया था और अपने गुर्गों को एक टीम की तरह इस काम पर लगा दिया था। करेली के पास डेमोग्राफी बदलने की भी कोशिश की गई थी। आइए आपको इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अतीक का प्लान मुस्लिम, जिससे वो कभी ना चुनाव हारने की योजना बना रहा था। माफिया अतीक, जो दहशत और खौफ के बीच अपने समुदाय के लोगों को एक खास इलाके में पनाह देने का प्लान बना रहा था। उसकी प्लानिंग विधानसभा चुनाव में हमेशा जीत हासिल करने की थी और अपनी इसी साजिश को कामयाब बनाने के लिए उसने अपने गुर्गों की एक टीम एक कंपनी की तरह काम पर लगाना शुरू कर दिया था और सबसे बड़ी माइनॉरिटी टाउनशिप बना रहा था। अतीक अहमद दरअसल अपनी करेली विधानसभा में एक ऐसी डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता था जिसके जरिए न सिर्फ पॉलिटिकल पावर बढ़े बल्कि अपने गुर्गों को एक पक्का ठिकाना भी मिले। ये करेली विधानसभा का पूरा वही इलाका है जहां पर अतीक अहमद ने अपने कई शूटर्स को, अपने कई साथी अपराधियों को न सिर्फ जगह पर कब्जा कराया बल्कि उनके लिए एक मुस्लिम टाउनशिप बनाने की कोशिश थी। करेली विधानसभा का पूरा डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश थी और यही एक वजह है कि यहाँ पर हजारों हजार गरीबों के, वंचितों के प्लॉट्स पर, जगह पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया। माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गे प्रयागराज की करेली विधानसभा की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश में थे। वर्चस्व और राजनीतिक फायदे के लिए सियासी लाभ के प्लान पर काम कर रहा था और करेली के एक बड़े इलाके में माइनॉरिटी कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसके लिए एक बड़े लैंड पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा किया था। अतीक के गैंग ने करेली से विधानसभा के अंदर उससे सटे हुए पूरे एक टाउनशिप बनाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़मीन कब्जा कर ली गई, खास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे। और उसमें कॉलोनी इसलिए बनाई जा रही थी ताकि उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके और ये गैंग जो है अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और मजबूत कर ले। माफिया अतीक अहमद ने अपनी दहशत को कायम रखने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई थी जिसे किसी को भनक तक नहीं थी, जो कोई सोच भी नहीं सकता। उस इरादे से करेली विधानसभा से सटे पूरे गांव में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत की थी, जिसमें बहुत सारे लोग, खासकर कमजोर वर्ग की जमीन कब्जा कर ली गई थी। जमीन कब्जा और कॉलोनी इसलिए बसाई जा रही थी ताकि वहां अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके और पॉलिटिकल पकड़ को और मजबूत कर सके। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक अलग से बस्ती बसा सकते थे, तो क्या
मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या डेमोग्राफी चेंज करके वो ये भी प्रभावित कर सकते थे कि आने वाला उस इलाके का पार्षद, विधायक से लेकर सांसद तक ये डिसाइड करेंगे? वो जो स्ट्रैटेजी थी उसका टारगेट तो करेली विधानसभा थी और डेमोग्राफिक चेंज का ही प्लान था। वहीं जब इस बात का खुलासा हुआ तो सबके पैर तले जमीन खिसक गई। अतीक अपने अजय प्लान में कामयाब हो पाता उससे पहले ही यूपी एसटीएफ ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और उस बात का भी खुलासा हुआ जिससे इस तरह की कॉलोनी बसाकर अतीक राजनीतिक घुसपैठ की साजिश कर सके। चुनाव में कभी नहीं हारने वाला प्लान तो अतीक ने जरूर बना लिया, लेकिन उसे इस बात का शायद ही अंदाजा था कि जिस जमीन को वो कौड़ियों के भाव खरीद रहा है या फिर धमकी देकर कब्जा कर रहा है, जब वो पीड़ित लोग सामने आएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही, जिससे अतीक का फुल प्रूफ प्लान फ्लॉप हो गया। अतीक अहमद चाहता था कि राजनीति में उसका दबदबा कायम रहे, इसके लिए वो कई तरह के प्रयोग भी करता था। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने भी न्यूज 18 से साफ तौर पर कहा है कि अतीक अहमद अपनी विधानसभा शहर पश्चिमी में डेमोग्राफिक चेंज कर रहा था। इसके लिए वो एक माइनॉरिटी कॉलोनी भी बना रहा था। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बख्शी का इलाका है। बख्शी मोड़ा इलाके में वो अलीना सिटी बसा रहा था, जहां पर अल्पसंख्यकों के लिए कॉलोनी बसाई जा रही थी। अतीक भले ही अब कब्र में दफन हो गया हो, उसका भाई अशरफ भले ही मौत की नींद सो गया हो, अतीक का शूटर बेटा असद भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन अभी भी उसका खौफ ऐसा है कि कोई भी उसके काले कारनामों पर खुलकर अपनी बात रखने से बच रहा है। हाँ, लोग दबी जुबान में ही सही उसकी ज्यादती का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन अतीक के कारनामे जिस तरह से उजागर हो रहे हैं वो बेहद खतरनाक थे, क्योंकि अतीक को पता था कि बिना राजनीतिक फायदे के वो कानून से लड़ाई नहीं लड़ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब आपको अतीक और अशरफ के आतंक की वो कहानी बताते हैं जिससे तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी सवाल उठे थे। पुलिस वालों पर आरोप लगे थे और माफिया अतीक अहमद ने अपने समाज का ही भरोसा खो दिया था। दरअसल 17 जनवरी 2007 को करेली में मदरसे के हॉस्टल से 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण हुआ था। मदरसे के बगल में रात भर दोनों लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के बाद नाबालिग लड़कियों को मदरसे के बाहर फेंक दिया गया था। गैंगरेप कांड में अतीक के भाई अशरफ का नाम सामने आया था। घटना के बाद तत्कालीन सपा सरकार बैकफुट पर आ गई थी। पुलिस ने शर्मनाक कांड को छुपाने की भी कोशिश की थी और पुलिस ने मानसिक बीमार और रिक्शे वाले को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को दोषी साबित नहीं करने पर कोर्ट से 5 बरी हो गए थे। पीड़ित बच्चियों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि अतीक ने इस वारदात के बाद अशरफ के गुर्गों पर आरोप लगा था, लेकिन अशरफ को दूसरे मामले में जेल करवा दिया था। तारीख 17 जनवरी 2007, जगह करेली मदरसा प्रयागराज। साल 2007, डॉन अतीक के घर पर जश्न चल रहा था। माफिया अतीक के बेटे असद का हकीका था। दावत में पूरे यूपी के तमाम डॉन से लेकर बड़े बड़े मान्य मौजूद थे। इधर जश्न का शोर शहर में फैला था और इसी शोर के बीच उठी मदरसे से एक चीख, उन बच्चियों की चीख जिन्हें अतीक के गुर्गों ने मदरसे के अंदर घुसकर उठाया था। जब उनको ले जाया गया तो उसी दिन की बात है कि वहाँ पे अतीक अहमद के लड़के का हकीकत चल रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, बहुत जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा था, बहुत बड़े बड़े नेता आए हुए थे। हकीका मतलब होता है कि मुंडन होता है हम लोग मुस्लिम बिरादरी में, तो उसके लिए दावत करी जाती है। बहुत बड़े पैमाने पे दावत हुई थी, कम से कम लाखों की भीड़। जो आपने देखी है उनके कुत्ते से हाथ मिलाने वाली, ये उसी समय की फोटोज है। तो इधर एक मुस्लिम बच्चों की आबरू लूटी जा रही थी और उस तरह पे एक बहुत बड़े पैमाने पे दावत हो रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। वो रात बीती तो प्रयागराज ही नहीं पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया। 17 जनवरी 2007 की रात प्रयागराज के इतिहास की सबसे स्याह रातों में एक थी। उस रात मदरसे से उठाई गई लड़कियों से खदेरी नदी के किनारे रात भर दरिंदगी की गई और अगले दिन उन्हें उठाकर मदरसे के दरवाजे पर फेंक दिया गया।
रात के अंधेरे में कुछ लोग अंदर गए थे और कुछ लड़कियों का नाम पता पूछकर, जिनमें से 2 लड़कियों को घसीटकर बाहर ले आए थे। उनके साथ अश्लील हरकतें की गई थी, उनके साथ गैंगरेप किया गया था, जिसकी FIR मामूली धाराओं में थाना करेली में दर्ज की गई थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने, चूंकि कुछ सफ़ेद पोशाक लोगों का और उनके लोगों का नाम होने की बात कही जा रही थी, तो स्थानीय लोगों ने काफ़ी विरोध किया और थाने पर प्रदर्शन किया, जिसमें से आधा पत्थर भी थाने पर चला था। मायावती उस वक्त विपक्ष में थी, उन्होंने इस मामले को कैश किया और यहाँ पर मौके पर वो आई और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इसकी CBI जांच कराऊंगी। इस शर्मनाक कांड को छिपाने की पुरजोर कोशिश की गई। पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस कांड में अशरफ के गुर्गों के शामिल होने के आरोप लग रहे थे, लेकिन पुलिस ने कुछ रिक्शा चालकों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। लेकिन अभी सियासी भूचाल आना बाकी था। तब जब 85 गाड़ियों के काफिले के साथ मायावती प्रयागराज पहुंची। फिर जब अतीक अहमद को पता चलता है कि ये लोगों ने किया है, तो उसने सोचा कि हमारा भी नाम उछल जाएगा, अशरफ का नाम उछल जाएगा, क्योंकि उसके सब साथी के लोग थे, गाँव के थे, बगल में जो हमारे पीछे सब गाँव यहीं के थे। तो उसके बाद ये करता क्या है कि उस समय राजेश सिंह एक इंस्पेक्टर थे जो अतीक अहमद के तीसरे भाई कहे जाते, कहा कि हम इसमें ऐसा है कि इसमें कुछ लोगों को पकड़ के डाल दो, नहीं बहुत मामला गर्म है, वो लोग फंस जाएंगे तो ज़िंदगी पलित हो जाएगी। कि इस तरह उन्होंने अपने लोगों को बचाया। पुलिस ने तब जिन आरोपियों को जबरन जेल भेजा था, बाद में वो सभी छूट गए, लेकिन असली आरोपी कभी नहीं पकड़े गए। कहा जाता है कि इस अपहरण और गैंग रेप कांड के पीछे था अतीक का भाई अशरफ, लेकिन FIR से लेकर जांच तक कहीं पर भी उसका नाम नहीं आया और असली आरोपी को कभी पकड़ा नहीं जा सका। ये मामला कोर्ट में गया, जिसमें 5 लोग इसमें चार्जशीट किए गए, जिन पर के लिए कहा गया कि वो सभी बेगुनाह हैं, जिनका मुकदमा मैं नहीं लड़ा था और सभी लोग उस घटना स्थल से काफ़ी दूर दूर के रहने वाले थे, जिसमें से एक आधा पागल भी था। लेकिन 5 लोगों को चार्जशीट किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चला। अदालत में अभियोजन की तरफ से कई गवाह उन लड़कियों को और मदरसा संचालक वसीउल्लाह को पेश किया गया, लेकिन अभियोजन जो है उस शख्स को जुटाने में या उनको दोषी करार देने में सक्षम नहीं रहा और सभी बेदाग छोड़ दिए गए थे। ये है कि इस मामले में चूंकि कुछ सफ़ेद पोशाक लोगों का नाम आ रहा था, स्थानीय थाना अध्यक्ष को भी लोग उस सफ़ेद पोशाक का बहुत करीबी मान रहे थे। मदरसा कांड गवाह है अतीक के आतंक का, उसके जुल्म और सितम का, लेकिन ऐसे न जाने कितने ही मामले हुए जिसे अतीक के IS 227 गैंग ने अंजाम दिया, लेकिन उन मामलों में कभी इंसाफ नहीं मिला। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। यूपी में अब निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। निकाय चुनाव के साथ ही रामपुर के स्वार और मिर्जापुर की 96 इन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल S की ओर से उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसका समाजवादी पार्टी से अब कांटे की टक्कर है और जाहिर तौर पर इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। यूपी में निकाय चुनाव के साथ ही 2 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होने वाली है, जिसमें एक सीट है रामपुर की स्वार सीट और दूसरी मिर्जापुर की 96 सीट। रामपुर के स्वार सीट की बात करें तो यहां नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सहयोगी अपना दल S के उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को टिकट दिया है, वहीं बीजेपी गठबंधन की ओर से अपना दल S ने शफीक अहमद अंसारी को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और 100% चुनाव जीतेंगे। पूरे हमारी सहयोगी जो इतने भाजपा के सब लोग पूरे लगे हुए हैं, सांसद जी, मंत्री जी और हमारे आकाश सक्सेना जी, बहुत सब लोग लगे हुए हैं, चुनाव जीतेंगे। अच्छा, पहली बार किसी गठबंधन ने मुस्लिम चेहरे को उतारा, वही पसमानदा समाज की। पसमानदा समाज और चूँकि यहाँ पर ज़्यादा है और 70% पसमानदा समाज है, लेकिन पसमानदा समाज के साथ साथ अन्य समाज भी हमारे साथ है, सब समाज हमारे साथ है। मेरा मुद्दा विकास ही रहेगा क्षेत्र का, और मैंने क्षेत्र में देखा है कि जो मध्य वर्ग परिवार है बहुत परेशान रहता है, महिलाएं हैं, और हमारे क्षेत्र में अभी उतना जितना भी अच्छा किया है हमारी समाजवादी ने, पहले वही हो रखा है, अभी कुछ नया नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि मैं और अच्छा करूँ। आपको बता दें कि साल 2022 में अब्दुल्ला आजम की जीत हुई थी और अब्दुल्ला को सजा के बाद ये उपचुनाव हो रहा है।
इस बार स्वार सीट पर उपचुनाव में दोनों के बीच कांटे की टक्कर की संभावना है। 27 साल पहले यहां बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा था। वोटों के गणित की बात करें तो स्वार का समीकरण। वहीं मिर्जापुर के 96 सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन से रिंकी कोल चुनावी मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी से कीर्ति कोल ताल ठोक रही हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है। अपना दल एस की उम्मीदवार रिंकी कोल के नामांकन में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 96 और स्वार सीट दोनों सीटों पर बीजेपी गठबंधन भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। 100% भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी सब मिल करके हम लोग अपने प्रत्याशी रिंकी कोल जी को आज नामांकन कराए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। दोनों सीट पे जीते हैं, स्वार और यहाँ निश्चित रूप से दोनों सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ। यहाँ इस सीट पर भी कांटे की टक्कर होने की संभावनाएं हैं। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपनी ही सहयोगी दल के साथ है, जिसका समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है। दोनों ही सीटों पर 10 मई को मतदान होना है और परिणाम 13 मई को तय होगा कि इन दोनों सीटों का बाजीगर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।